बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग में असद खल। मैं हूं सामा जायद और असद खल साहब निजी मसरूफियात की वजह से बैरून शहर हैं। कुछ ही देर तक हमें ऑडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सियासत की अगर बात की जाए तो मौजूदा इस सिनेरियो में अजीब तरह के रंग ढंग देखने में आ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के दरेना साथी रोज़ एक नया एक उनके लिए सरप्राइज़ लेकर आते हैं। जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई के राजदार प्रिंसिपल सेक्रेटरी आसिम खान साहब ने आज एक बयान दिया, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उन्होंने साइफर को एक ड्रामा करार दे दिया। जब चेयरमैन पीटीआई से इस्लामाबाद में सहाफ़ियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं उनकी ज़बान से ये नहीं सुन लेता, वो एक ईमानदार शख्स है, इन पर मैं यकीन नहीं कर सकता। लेकिन चेयरमैन पीटीआई का माजी में भी हमने देखा कि वो इस तरह के बयानात देते आए हैं और उनके वक़्त ने साबित किया कि उनके खिलाड़ी रफ्ता रफ्ता उनको छोड़ के चले गए। दरीना साथी ऐसे भी साथी थे जिसमें महमूद खान, जिनको वज़ीर आला उन्होंने KPK बनाया, इसके अलावा वज़ीर दिफा रहने वाले परवेज़ खटक भी चेयरमैन पीटीआई को छोड़ कर चले गए, पीटीआई को खैर बात कह दिया। बहरहाल इस पर हमने आज़म खान साहब के हवाले से पहले ही हमने इस वाले से एक ब्रेकिंग दे दी थी। असद खल साहब ने उन्होंने कहा था कि वादा मुआफ़ गवाह बनेंगे, और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग थी। वक़्त से पहले नाज़रीन तक हमने ये चीज़ पहुँचाई और इसके साथ उन्होंने कहा कि वक़्त के साथ आप देखेंगे कि इससे बड़ी ब्रेकिंग भी नाज़रीन तक पहुंच जाएगी। ऑलरेडी व्लॉग्स में हम इसका चीज़ का तज़किरा कर चुके हैं। और आज़म खान साहब, चूँकि हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में इस हवाले से क्या कहा था, आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं। एक तो मामला ये हो गया जी। सब इसके अलावा साइफर एक बड़ा मामला, इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं। अगर साइफर एक हकीकत है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि रियासत पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अगर ये झूठ है तो चेयरमैन पीटीआई को इसकी सजा देनी चाहिए, अगर ये झूठ नहीं है तो फिर इस रियासत के पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो साइफर के हवाले से क्या? कोई ऐसा सवालिया निशान नहीं है। किस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो, मुझे ये बताएं। कभी आज तक सुना है आपने किसी दुनिया में कि डिप्लोमेटिक जो आपकी जो केबल्स होती हैं या जो आपके साइफर्स होते हैं उसके ऊपर भी तहकीकात कभी हो रही हैं? कभी मजाक इस तरह का भी सुना है आपने? देखिए, ये एक सफारतकारी के एक नॉर्म्स के खिलाफ है बात। डिप्लोमेटिक्स जो चैनल होते हैं, बहुत सारी जो एम्बेसडर्स होते हैं, वो अपने या उनके मुल्क जो होते हैं लोग, वो अपने एम्बेसडर को मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन कोड वर्ड में दे रहे होते हैं, और आपके जो मुल्क के लोग मुख्तलिफ जगहों पे एम्बेसीज जो हैं आपकी या सफारत खाने हैं, वो अपने मुतलका जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं उनके फॉरेन ऑफिस अपने जो होते हैं उनको दे रहे होते हैं इतलात, और हुकूमत जो होती है अपने उन मुल्कों के अंदर जो सफारत खाने उनको इतलात दे रही होती है। अब ये वो चीज़ें होती हैं कि डिप्लोमेटिक बैग्स हों, डिप्लोमेटिक केबल हों, इनको डीकोड करना और इनको पब्लिक करना, तो मैं समझता हूँ ये नॉर्म के खिलाफ। दूसरी बात नहीं, वो तो आपने उन्होंने पहले लहरा दिया, लहराया पहले, और कैबिनेट उसको डीक्लासिफाई करने की बाद में दे रही है। तो जब आपने कैबिनेट को डीक्लासिफाई करने से पहले आपने किस हैसियत में फिर लहरा दिया? वो तो नहीं लहरा सकते थे आप जलसे में, और वो सबको पता है वो साइफर नहीं था, वो एक कागज का टुकड़ा था। वो जो लोग करीब जानते हैं वो बता रहे थे वो सारा, और आपको सबको पता भी है इस चीज का। लेकिन बहरहाल उसके बाद फिर आपको कैबिनेट से अप्रूवल लेनी पड़ी उसको डीक्लासिफाई करने के लिए, सदर को भेजने के लिए, स्पीकर को भेजने के लिए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजने के लिए। देखिए, इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स हुई। एक उनकी हुकूमत में भी गालबन हुई और उस पर भी डिस्प्यूट आ गया, और उसके बाद जो अगली हुकूमत आई उसने भी उसके ऊपर 2 मीटिंग्स की। अस्करी जो क़यादत है उनका बड़ा वाज़ेह इस पे मौक़िफ़ आ चुका है, फॉरेन ऑफिस का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है, हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है, और जो उस वक़्त के जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है। तो इसके अंदर कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी मुझे समझ नहीं आती कि जो बच्चे को पता है कि जनवरी से सुन रहे थे, बिलावल भी कह रहे थे कि मैं लॉन्ग मार्च लेके आ रहा हूँ, नून लीग भी कह रही थी, फजल रहमान भी कह रहे थे कि अदम एतमाद हम करेंगे, अदम एतमाद करेंगे। ये किसको नहीं पता था? तो अमेरिका को पता लगना इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है, इसमें कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, या कौन सी इसके अंदर आ गया जी, अमेरिका को पता चल गया और 7 को पता चला और 8 को आ गया। तो ये तो सबको पता, बच्चे को पता था। पाकिस्तान को तो अमेरिका इतने यदि वो अंधा बैठा हुआ है कि उसके यहाँ पे जो सफारतकार है या अमेरिका जो है वो कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, फिर तो वर्ल्ड सुपर पावर बन गया। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया जिस तरह से गुज़श्ता दिन मैंने सवाल किया खल साहब से, मैंने कहा कि साइफर अगर एक हकीकत है
तो ये फिर बहुत बड़ा सवाली निशान है रियासत के लिए। इस तरह से कोई कैसे मुल्क, पाकिस्तान एक रियासत है, आज़ाद मुल्क है, उसके अपने कानून है, आइन मौजूद है, तो कैसे धमकी दे सकता है। लेकिन अगर ये साइफर एक हकीकत नहीं है तो कोई एक लीडर जो चंद एक जत्थे को लेकर खड़ा हो, अपने आप को लीडर कहे और एक इस तरह का बयानिया बनाए कि वो पाकिस्तान की सलामती के लिए सवालिया निशान खड़ा कर दे, तो खलील साहब ने वाज़ेह कह दिया कि साइफर पर तहकीकात शुरू होंगी। तो हुक्म इम्तनाई जब ख़त्म हुआ तो उस पर साइफर की तहकीकात के लिए जब कहा गया तो सूरत हाल आपके सामने। चेयरमैन PTI से गुज़श्ता रोज़ जब इस्लामाबाद में सवाल किया गया कि हालात आपको बेहतरी की जानब दिखाई दे रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो चेयरमैन PTI ने कहा कि मुझे हालात अच्छे नज़र आ रहे हैं, बेहतरी की जानब जा रहे हैं, लेकिन हमें हालात अच्छे नहीं नज़र आ रहे। हमें चेयरमैन PTI के लिए ग्राउंड लेवल जो है वो ठीक नज़र नहीं आ रहा। जो ग्राउंड लेवल अलग तरह की चीज़ है, लेकिन यहाँ पर है साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने जिस तरह से बयान दिया, 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। ज़राए के मुताबिक आज़म खान ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराते हुए साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दिया। और ये अगर बयान वाक़तन जिस तरह से चेयरमैन PTI तो उसको रद्द कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि जब उनकी ज़बान से नहीं सुनूंगा तो उस पर यकीन नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये इस बयान सच साबित, बहुत बड़ा ये सरप्राइज़ होगा PTI के लिए और चेयरमैन PTI के लिए। लेकिन आज़म खान के ने कहा कि साइफर के मामले पर तमाम कबीना अरकान को मुलव्वस किया गया, तमाम लोगों को बताया गया कि साइफर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और साइफर को सिर्फ सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया और यह ड्रामा रचाया गया। और आज़म खान ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा कि चेयरमैन PTI ने तमाम तरह हक़ाइक़ को छुपा कर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तरीक़े अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। जब चेयरमैन PTI ग्राउंड से बाहर निकले, क्योंकि देखें जब खलील साहब ने जिस तरह से बात की कि लॉन्ग मार्च बिलावल ने कहा कि हम लेकर आ रहे हैं, PDM ने महंगाई मार्च की बात की, तो इस तरह से तो ऑलरेडी वो इसके लिए लेवल बना रहे थे, ये उनकी इस तरह की चीज़ें चल रही थी। कारकुनान जो हैं PTI के और उनके लीडरान हैं, उनको हिप्नोटाइज़ किया जा रहा था PDM की जानब से। वक़्त देख रहे थे एक ऐसे मोअज़्ज़ज़ और ऐसी शख्सियत को जिस तरह से उन्होंने अपना बना रखा था आवाम के अंदर, उसको गिराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसको सारी सिचुएशन को देखते हुए फिर बाद में PDM ने एक मज़मूम तरीके से एक ये सारा प्लानिंग की, जिस तरह से इमरान खान बताते हैं उन्होंने साइफर रचा कर इंटरनेशनल सतह पर ये ड्रामा रचा दिया, जो कि पाकिस्तान की सलामती के लिए एक सवालिया निशान बन गया। उस साइफर के हवाले से हमारे पास कुछ और भी चीज़ें मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक 8 मार्च 2022 को सन आज़म खान को साइफर के बारे में बताया। शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर आज़म को साइफर के मुतल्लिक़ पहले ही बता चुके थे, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रख लिया, जो कि कानून के खिलाफ वर्जी थी। साइफर वापस मांगने पर चेयरमैन PTI ने उसको गुम होने का बताया। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी चीज़ें मौजूद हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर का ड्रामा बेनकाब कर दिया। चेयरमैन PTI ने सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। बयान में कहा कि चेयरमैन PTI ने हक़ाइक़ को छुपा कर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तरीक़े अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। आज़म खान का कहना था, चेयरमैन PTI ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। उन्होंने साइफर मुझसे 9 मार्च को लिया और बाद में गुम कर दिया। चेयरमैन PTI ने साइफर ड्रामा के जरिए सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि मना करने के बावजूद एक खुफिया मरासले को आवाम में ज़ाती मफाद के लिए लहराया और साइफर को मुल्की सलामती इदारों और अमरीका की मिली बुगत का गलत रंग दिया गया। उन्होंने कहा कि 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने आज़म खान को साइफर के बारे में बताया। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म को साइफर के मुतल्लिक़ पहले ही बता चुके थे, जिसके बाद चेयरमैन PTI ने साइफर को अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। आज़म खान ने मजीद बताया कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रख लिया, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी थी। साइफर मांगने पर चेयरमैन PTI ने उसके गुम होने से मुतल्लिक़ बताया। फिर 28 मार्च को बनी गाला और 30 मार्च को स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में साइफर का मामला ज़ेर बहस आया। मीटिंग में सेक्रेटरी खारजा ने शुरा को साइफर के मंदरजात के मुतल्लिक़ बताया। नाज़रीन, एक और भी यहाँ पर एक अहम तरीन चीज़ है, समझने की बात है, नुक्ता है बहुत अहम कि साइफर हकीकत है या फसाना, ये मसला नहीं है, मसला है सीक्रेट एक्ट। क्योंकि आप जो सलामती इदारे हैं जो इसके लिए काम करते हैं, उनकी इस तरह के, अगर वज़ीर आज़म भी थे चेयरमैन PTI जिस तरह से हैं, तो साइफर को अपने पास नहीं रख सकते। लेकिन जब वो साइफर लहरा रहे हैं
तब तो वो वज़ीर आज़म भी नहीं है, तो सैफर को अपने पास कैसे रख सकते हैं? सैफर को किसी सूरत भी अपने पास नहीं रख सकते। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इस पर बात की जा सकती है जिस तरह से वज़ीर दाखिला ने इस बात की है। लेकिन यहाँ पर फैसल वावडा ने आज़म खान के इंकशाफात पर रद्द अमल दिया है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, फैसल वावडा साहब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए जो किया वो सब सामने आ गया, लेकिन अब वो फंस चुके हैं। एक तरफ तो चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि हालात अच्छे नज़र आ रहे हैं और बेहतरी की जानब जा रहे हैं, लेकिन फैसल वावडा एक और भी बात आपको यहाँ पर लिंक करना चाहूँगा यहाँ पे कि फैसल वावडा मुसलसल सुर्खियों की नज़र रहे हैं। फैसल वावडा के जो बयानात हमने माजी में देखे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में वो करते रहते हैं, वो हकीकत को बहुत टच करते हैं। और अभी तक जो उनकी सोशल मीडिया पर उनकी प्रोफाइल है वो अभी भी तरीके इंसाफ का कोड करते हैं। तो फैसल वावडा कहते हैं कि मुझे निकाला क्या और पार्टी से, क्योंकि फैसल वावडा मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो तरीके इंसाफ के मतलब जो भी पेशन गोई करते हैं वो हकीकत से काफ़ी करीब आकर लगती हैं। तो तरीके इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी आज़म खान के इंकशाफात पर एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़म खान बंद कमरे में मौजूद थे जब साइफर पर बात हो रही थी। चेयरमैन पीटीआई ने बयानिया बनाया कि अमेरिका ने निकाला, फिर बाजवा साहब ने निकाला। चेयरमैन पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए जो किया वो सब के सामने है। मज़ीद फैसल वावडा साहब का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए जो किया वो सब सामने आ गया। चेयरमैन पीटीआई ने कमर जवेद बाजवा को कहा कि तोसी देते हैं, फिर इनके खिलाफ बयानिया बनाया, ज़ाती मफाद के लिए बात करें तो मसाइल पैदा होंगे। नाज़रीन, पीटीआई इस हवाले से ख़ुद भी उनका बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। वो कह चुके हैं कि मैंने बाजवा साहब से कहा कि मैं आपको एक्सटेंशन दे देता हूँ। ये बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने इक़्तिदार के लिए किसी को एक्सटेंशन देने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं और साथ आप ये भी बयान देते हैं कि बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी सबसे बड़ी गलती है। तो खान साहब, कौन से बयान पर आपका एतबार किया जाए? चेयरमैन पीटीआई हर मोड़ पर यू टर्न लेते हैं, हर मोड़ पर बयानियाँ बदलते हैं और आलम यह है कि उनके फ़ैन फॉलोइंग जो है वो उसको डिफेंड करना शुरू हो जाती है। देखें, अखलाकियात का ये तकाजा है कि गलत को गलत कहें और ठीक को ठीक कहें। अगर आप ठीक को ठीक और गलत को गलत नहीं कहते, फिर आप अखलाकियात के दायरे से बाहर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका लीडर गलत करे तो आप उसके हक को उसको डिफेंड करना शुरू कर दें बजाय कि उसको गलत कहें। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से वाज़े इरशादात बयान किए हैं। उन्होंने कहा कि एक गुनाह जो है वो आप नहीं कर सकते। अगर आपका वालिद भी आपको फोर्स करता है एक गुनाह के लिए, तो आप अपने वालिद के ख़िलाफ़ भी बगावत कर सकते हैं। ये इस्लाम हमें ये दरस देता है। अगर आप वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एक मुकीम है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मानने वाले हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बाशिंदों के ख़ुद को लीडर मानते हैं, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अकायद को भी मानना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम हमें एक नुक्ते देता है, इस्लाम हमें एक दायरा देता है। लेकिन यहाँ पर अलग तरह की फ़िज़ा है कि उनके फ़ैन फॉलोइंग उनको बाकायदा गलतियों को डिफेंड करना शुरू कर देती है। तो मज़ीद फैसल वावडा साहब ने कहा कि जब साइफर पर बात हो रही थी तो आज़म खान मौजूद थे और मैं जानता था कि वक्त आएगा तो आज़म खान अपना दिफा करेंगे, क्योंकि जब मीडिया के सामने होते हैं तो इंसान फट जाता है। जब आप अपने इक़्तिदार के लिए काम करेंगे तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। देखना ये चाहिए कि हमने लॉन्ग मार्च से हासिल क्या करना था। नाज़रीन, हमने ये भी देखा कि जब मुश्किल वक़्त में बड़े बड़े बुर्ज गिरे पीटीआई के, फवाद चौधरी साहब ये भी गिर गए, मुसर्रत जमशेद चीमा भी गिर गई और इस तरह के बड़े बड़े ना। आमिर कियानी चेयरमैन पीटीआई के मुखलस तरीन साथियों में थे। मैं जब ज़मान पर के हवाले से मैं बीट करता रहा तो आमिर कियानी एक बहुत ही उनकी मजबूत शख्सियत समझी जाती थी पीटीआई में। तो आमिर कियानी का छोड़ना बहुत बड़ा हमारे लिए एक अलग तरह का फ़िज़ा थी, हम नहीं समझ पाए। लेकिन बहरहाल इस हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, पहले वो सुन लेते हैं। पाकिस्तान के मफादात के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों ने अब खुद ही जो है वो एतराफ़ जुर्म जो है वो कर लिया है। आज़म खान का जो बयान है उसमें वो ऑडियो जो इससे पहले की है उसकी तस्दीक भी करता है और उसके अलावा उन्होंने फिर बड़ी तफसील के साथ ये बताया है कि कब सेक्रेटरी खारजा उनके इल्म में ये बात लाए और इसमें और कौन कौन मुलव्वस था। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इसमें पूरी तरह से वो पार्ट एंड पार्सल है, इस जुर्म में वो पूरी तरह से जो है वो शरीक है और बाकायदा जो है वो एक मनसूबा बंदी के जरिए
जो है ये ढोंग, ये ड्रामा जो कि पाकिस्तान और उसके अदारों के खिलाफ था, जो नफरत फैलाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो रचाया गया और अपने मफादात के हसूल के लिए जो है वो रचाया गया, यह वो पूरी तरह से जो है वो इसमें जो है वो अयां है। और इसमें जो है वो आज़म खान ने अपने बयान में ये भी बताया है कि इमरान खान को ये कहा गया कि आप ये ना करें, ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और इसको इस तरह से पब्लिक करना जो है ये जुर्म है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली है, जिस तरह से बात कर ले। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार तहकीकाती सहाफ़ी असद खल साहब हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। असद खल साहब, साने 9 मई एक तरफ है, दूसरी जानिब आज़म खान साहब जो हैं, जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ भी बयान जो है वो दे दिया है और रिकॉर्ड पर है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने इस हवाले से मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी ज़बान से मैं नहीं सुनता तो मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। असद खल साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, एक तो ये है कि उनके मानने या ना मानने से बात नहीं, अब तो एक और भी सरप्राइज बड़ा आ गया है और थोड़ी देर तक वो नाज़रीन को दिखा भी देंगे वो लेटर कि जो FIA ने उनको बकायदा तलब भी कर लिया 25 जुलाई को। इसी FIA के इंस्पेक्टर दहशतगर्दी विंग जो है उन्होंने 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे, वो थोड़ी देर तक हम नाज़रीन से वो शेयर भी करेंगे, एक्सक्लूसिव जो तलबी का नोटिस है। अब मामला ये है कि ये सारी चीजें हैं जो आजम खान साहब जो है उन्होंने बताई हैं, को ये तो पहले दिन से हम कह रहे हैं, हमने तो कल भी प्रोग्राम में बताया था और इससे पहले भी कई दिन हमने बताया था कि आजम खान साहब जो है वो वादा माफ गवाह जो है उस हवाले से वो तैयार हैं और वो सारी चीजें जो बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हैं। तो अब मामला ये है कि वो उन्होंने बयान दे दिया। अब बयान के अंदर बड़ी वाज़ेह चीजें हैं। एक तो उन्होंने बताया कि 7 मार्च को जो ये वहां से लिखा गया, 8 मार्च को पहुंचा और 8 मार्च को जो है जब 9 मार्च को उन्होंने बताया साबिक जो वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई को, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उनके ऑलरेडी जो शामुल कुरैशी साहब थे उस वक्त के वज़ीर खारजा, वो ऑलरेडी उनसे डिस्कस कर चुके थे। 9 अप्रैल को वो कह रहे हैं कि उन्होंने साइफर जो कि क्लासिफाइड एक सरकारी क्लासिफाइड और सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे, दस्तावेज थी, वो उन्होंने ले ली और जो वो इतराफ भी करते हैं कि वो जो है वो देना भी गलत था और वो उन्होंने अपने पास नहीं रख सकते थे। और इस चीज का चेयरमैन पीटीआई जो है उन्होंने इतराफ भी किया मारिया मेमन के प्रोग्राम के अंदर भी और भी कई मौकों पे कि मेरे पास था, वो गुम गया है। अब इतनी बड़ी पहली बार यह है कि क्लासिफाइड चीज है उसको ले जाना वहां से और उसके बाद कहना जी गुम गया है, तो जो क्लासिफाइड उस वक्त तो क्लासिफाइड तो उसके बाद बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी है यहाँ पर। देखें, एक उनका प्रोफाइल है, जिस तरह से बड़े प्रोफाइल के साथ बैठे हुए साबिक वजीर आजम रहे, तो किस तरह कह सकते हैं कि इतनी अहम चीज खो गई उनसे? ये बड़ा सवालिया निशान है कल साहब। जी बिल्कुल, एक तो ये है कि पहली बात तो ये है कि क्लासिफाइड चीज है और डीक्लासिफाई अभी होना थी और वो कैबिनेट अगर उसकी क्लासिफाइड नहीं थी तो फिर कैबिनेट से उसको बाद में डीक्लासिफाई क्यों कराया गया? इवन के सदर पाकिस्तान को, स्पीकर को और चीफ जस्टिस को पहले कैबिनेट से डीक्लासिफाई उसको करवाया और उसके बाद उनको साथ खत भी लिखे गए और साथ ये साइफर भेजा, उसकी कॉपी भिजवाई। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक क्लासिफाइड चीज जो है वो अनऑथराइज उसकी एक्सेस ली, आपने दफ्तर से उसका सरकारी जो रिकॉर्ड है वो वहां से उठाया और आपने एडमिट भी किया और आप FIA का जो काउंटर टेररिज्म विंग है, दहशतगर्दी विंग जो है काउंटर टेररिज्म विंग, उसकी जानब से बाकायदा इस हवाले से इंक्वायरी जो है हुकूमत पाकिस्तान की जानब से एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी और आजम खान साहब का ये बयान जो है अब ये भी मंजर यहाँ पर आ गया है और वो जो एक्सक्लूसिवली हम नाज़रीन से वो शेयर थी। बिल्कुल, हम शेयर हमने दिखा चुके हैं नाज़रीन को, जिस तरह से आपने 1-2 दिन पहले और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात दी थी और वादा माफ गवाह बनने की खबर ब्रेक कर चुके हैं। खल साहब, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर साने 9 मई के हवाले से चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि बिलाशुबा हमले संगीन हैं, ऐसे हमले कभी नहीं हुए, लेकिन ट्रायल मुनसफाना होना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं ये कह रहा था, आप जो बात मैं इस पर भी बात करता हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ जो लेटर FIA का वो तो अभी आया, वो कल नहीं हमने दिखाया, वो तो आज उन्होंने जारी किया है। जी ठीक है, चेयरमैन प्रोग्राम फ्रॉड के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम में हमने ऑलरेडी इस हवाले से खबर ब्रेक कर की थी, वो ऑलरेडी हम नाज़रीन तक पहुंचा चुके हैं जो वादा माफ गवाह बनने का मतलब। आज नई पेशरफ्त, बड़ी पेशरफ्त इसमें ये आई है, आजम खान के बयान से बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसी साइफर के हवाले से
जो तहकीकात की आपने कल बात की थी, आज बकायदा उन्होंने तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है। और 25 जुलाई को चेयरमैन पीटीआई को 12 बजे एफआई हेडक्वार्टर के अंदर बिल्कुल साहब, ऑलरेडी हम उसको दिखा रहे हैं नाजरीन को, बिल्कुल नाजरीन तक हम पहुंचा चुके हैं, फुल स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, हमारे नाजरीन स्क्रीन लाइन पे देख सकते हैं इसको बकायदा। अच्छा चले, बहुत अच्छी बात है। और ये किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे अभी ये चीज नहीं आई, तो मैंने कहा ये भी शेयर कर दें। दूसरी बात जो हमने सारे 9 मई के बारे से बात की, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये मामला इतना आसान नहीं है, सुलझने वाला नहीं है। आप देखें ना, चीफ जस्टिस साहब एक तरफ कह रहे हैं कि ये जो है नहीं होना चाहिए और उसकी बात भी कर रहे हैं, और साथ वो कह रहे हैं फिर ट्रायल होना चाहिए, मुनसिफाना ट्रायल होना चाहिए, और उनके राइट जो है वो भी उनके सलब नहीं होने चाहिए। अब मामला ये है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें सामने रखी, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने उन्होंने बताया किस तरीके से एक ही वक्त के अंदर सारे लोगों का वहाँ इन इंस्टॉलेशन पे, इन तंसीबात पे मौजूद होना, फिर उसके बाद चीजों को जलाना, उनको तोड़ना, और फिर वर्दी जो है कोर कमांडर की पहनना, और उसके साथ साथ जो मस्जिद थी जना उस कोर कमांडर में, उसको उस पर हमला करना, उसको नजर आतिश करना, और इस तरीके से बाकी जो शोधा के मुजस्मे हैं DHQ के हवाले से, ISI का दफ्तर, एयरबेस, वहां पे उन्होंने कहा कि वहां पे आयल भी था और प्यारे भी थे, और यानी वो ईंधन भी था वहां पे, उसको भी आग लग सकती थी। दूसरी जानब उन्होंने ये कहा कि फौज जो है उसकी तरबियत नहीं है इस तरह के जो मौत को कंट्रोल करने के हवाले से, तो उस पर खल साहब एक और भी यहाँ पर चीज है, उसको भी 102 अफराद फौजी हिरासत में है। उन्होंने कहा कि जो सवालात का जवाब देना जिनके लिए ज़रूरी है, तो उन पर मुल्ज़मान पर उन्होंने बात की कि जिस तरह से कि दफ़ा 302 का भी इतलाक़ हो सकता है। तो कल साहब जिस तरह से जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने सवाल किया कि किसी आर्मी अफसर की डेथ भी नहीं हुई, तो किस तरह से फिर दफ़ा 302 का इतलाक़ हो सकता है, तो इस पर काफ़ी दिलचस्प बहस सामने आई। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए 302 तो तब लगेगी जब किसी की कैजुअल्टी होगी, कोई हलाकत होगी, कोई इस तरह का वाकया अगर होगा, तो उसमें 300 दफा का इतलाक होगा, 302 का ताज़ीरत पाकिस्तान की दफा। अब मामला ये है कि अभी तक जो आप देखें जितने भी मुकदमात है, जिसमें इवन के 10 मुकदमात के अंदर चेयरमैन पीटीआई की नामजदगी उनकी हुई है, उन मुकदमात के अंदर उनको नामजद किया गया है, जिसमें ISI फैसलाबाद के ऑफिस का मुकदमा है, जना उसका हमला है, मॉडल टाउन के थाने के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का जो है उसके ऊपर ऑफिस पे हमले की बात है, अस्करी टावर का जो मुकदमा है उसके हवाले से बात है, इस तरह रावलपिंडी या मियां वाले या दीगर इस्लामाबाद में इस तरह की जो इंस्टॉलेशन पे या सात तनसीबात पर वो ऑलरेडी सारी दहशत गर्दी की दफात और तजीरात पाकिस्तान की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। अब आपने 102 की हवालगी की बात की है, अब इस हवाले से पहले भी ये लिस्ट जारी की गई थी और उसमें अटॉर्नी जनरल ने बताया था कि उसमें कोई खातून शामिल नहीं है और ना ही 18 साल से कम को उम्र का जो बच्चा है। ये परसेप्शन भी फैलाई गई थी पीटीआई की जानब से कि कम सन बच्चे जो है उनको भी हवाले किया गया है या इस तरह के खवातीन के हवाले किया गया है, तो ये उन्होंने बताया था। उसके साथ साथ ये भी उन्होंने बताया था कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट की जानब से भी ये कहा गया था कि इनको तमाम जो तिब्बी सहूलियात भी दी जाए, वकला की खिदमात भी दी जाए, इनकी फैमिली से भी मिलाया जाए। आपको पता है इससे पहले भी एक बड़ी समाअत हुई थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हम ये सारी फैसिलिटीज उनको दे रहे हैं। तो मामला ये है कि आगे इसके ऊपर एक और सरप्राइज मैं ये आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, इसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस भी आ सकता है। ऑर्डिनेंस भी इसके अंदर आ सकता है अमेंडमेंट की बजाय। जो आज की जो हियरिंग है उस हवाले से कुछ कानूनी माहिर ये कह रहे हैं कि शायद चीफ जस्टिस जो उमर उताब बंदियाल साहब ने कुछ शायद पहली समाज से थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिया है और लग रहा है केस अब थोड़ी दूसरी तरफ जा रहा है, रुख इख्तियार कर सकता है। अब इस चीज साहब एक और भी चीज है यहाँ पर, चेयरमैन पीटीआई माफियों की तरफ चल पड़े हैं। उन्होंने खातून जज से उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि मेरे अल्फाज नामुनासिब हैं तो उसमें माजरत करता हूँ। तो क्या समझते हैं कि लचक लेना शुरू हो गए हैं या फिर हालात को नज़ाकत को समझते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि इस चीज के ऊपर मैं नहीं समझता, लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पर मैं तो समझता हूँ कि कानून या जज या अदालत का एहतराम जो है सब पर लाजम है। और अगर कोई ये बंदा समझता है कि वो बड़ा अहदेदार है, किसी पार्टी का सरबराह है या साबिक वजीर आजम है, तो उसके ऊपर भी कानून बल्कि आम शहरी से ज्यादा उसको कानून का एहतराम करना चाहिए और लॉ अबाइडिंग सिटीजन का उसको मुजाहरा करना चाहिए। अब देखिए उन्होंने आज भी जो बातें की हैं
उन्होंने कहा चूंकि मेरा जो चीफ ऑफ स्टाफ था उसको पकड़ा गया, उसके ऊपर कस्टोडियल टार्चर किया गया और उसके साथ ज्यादती की गई और मैं गुस्से में आके, जज्बात में आके मैंने ऐसी बातें कह दी हैं और इस वजह से अगर मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस की है या मैंने कोई गलत बात की है तो उस पर मैं माजरत खा हूँ, माफी का तलबगार हूँ। तो मैं समझता हूँ अदालत के सामने सरनगू करना, अदालत के सामने माफी मांगना अच्छी बात है। ठीक है कल साहब, इसको आप नेगेटिवली नहीं ले सकते। कल साहब, चेयरमैन पीटीआई को सजा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इसका अभी मालूम नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड का हिस्सा बनेंगे जिस तरह से बातें हो रही हैं, या फिर इलेक्शन से बाहर उनको भेज दिया जाएगा? देखिए, दो चीजें हैं। एक है मामले खसूसी वजीर आजम के अता तारड़ साहब, और आपको पता है वो भी वकील भी हैं और बड़े करीबी भी हैं नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, मरियम साहिबा के। उन्होंने ये कहा था कि अगस्त तक सारी सजाएं जो है इनको हो जाएंगी, सजा अनाउंस होगी। अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सजा कब होगी, पहले होगी, बाद होगी। मामला ये है कि सजा देनी अदालतों ने, ना तो अता तारड़ साहब ने देनी है और ना ही राना सनाउल्लाह साहब ने देनी है। अगर एग्जेक्टिव का फैसला हो, हुकूमत का फैसला हो, तो बिल्कुल उनको हक हासिल है। लेकिन अदालतों के हवाले से अगर वो तारीखें देंगे कब तक सजा हो जाएगी, तो फिर अदलिया जो है उसकी आजादी के ऊपर सवाल, बहुत सीरियस सवाल उठते हैं। और अदलिया को अपनी आजादी के लिए अगर इस तरह की कोई तारीखें देता है कि कब किसको सजा होनी है, किसने नायल होना है। खल साहब, यहाँ पर एक और भी सवाल जन्म लेता है। मुल्क में इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं, एक तरफ मुल्क में इंतखाबात की तैयारियां, उनकी बाज़ गश्त भी शुरू हो गई, लेकिन दूसरी जानब चेयरमैन पीटीआई पर केसेस मजीद पुख्ता नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से ये आज़म खान का एक वादा माफ गवाह बनने की तरफ चलना, ये भी एक बड़ा चेयरमैन पीटीआई के लिए सरप्राइज साबित नहीं हो सकता यहाँ पे? देखिए, ये जो चीजें हैं ना, बड़ी सीरियस इन नेचर है। और कल भी आपको मैंने कहा था, और वही बात मैंने कहा था कि ये इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या कमीशन कोई भी बनेगा तो उसके अंदर सारी चीजें तो झूठ का जो है, झूठ है तो वो झूठ ही होना है, उसने तो बल्कि उसके ऊपर मोहर लगा देनी है। अब मसला ये है कि उल्टा इनको पड़ रहा है। ये तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे, अब हाई कोर्ट के अंदर भी इन्होंने हुक्म FIA के खिलाफ लिया था। अब कल आपको पता है FIA के खिलाफ जो सिंगल बेंच का हुक्म इम्तना का साइफर के वाले से मामला था, लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच, डबल दो रुकनी बेंच जो है, वहां पे फाकी हुकूमत ने दरखास्त दी कि जनाब साइफर के हवाले से तहकीकात का जो हुक्म इम्तना का सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है उसको कालगम करार दिया जाए। कल आपको पता है हमने बताया था कि डबल बेंच जो है, डिवीजन बेंच जो है, दो रुकनी बेंच ने बकायदा सिंगल बेंच के इस साइफर के खिलाफ जो तहकीकात के जो फैसले को कालगम करार दे दिया। और इसी वजह से FIA ने तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया और आजम खान का जो बयान है वो भी 164 के तहत रिकॉर्ड हो गया, कलमबंद हो गया। तो मामला यह है कि उसके अंदर पूरी चीजें मौजूद है। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि कब कब मीटिंग हुई, कौन कौन लोग मौजूद थे और उस चीज की फैसला वाडा तय कर रहे हैं। उसकी CCTV फुटेज मौजूद है, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग मिनट्स मौजूद है। मार्च को जब किया गया, जब ये अप्रैल के अंदर एक्टिविटीज हुई, इवेंट्स हुए सारे, तो वो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें हैं। ये कोई ऐसी तो चीज नहीं है। और उसके ऑडियो लिंक्स भी मौजूद है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम खेलते हैं और अमेरिका के नाम लिए बगैर और आप हमारे हाथ आ गए हैं। और आप इसको जो आजम खान ने जो बातें की हैं वो यही कह रहे हैं ना कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि ये इसके अंदर अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके खिलाफ बतौर बयानिया इसको इस्तेमाल करेंगे और अवाम को जो है इसके ऊपर जो झूठे एक जो बयानिया है या जो एक कहानी है, साथी एक थ्योरी कॉन्स्पिरेसी है, उसके ऊपर आप देखें दो मुल्क है, अमेरिका तलकात की बहुत पुरानी एक हमारी जो तारीख है और अमेरिका जो है आपको हमारा साथी रहा है हमेशा और बहुत सारा हमें सपोर्ट किया उसने फाइनेंशियली भी, लॉजिस्टिकली भी, हर तरीके से। इसके साथ पीटीआई एक नया बयानिया लेकर आना चाहती है। वो कहते हैं कि 3 हफ्तों की मेहमान हुकूमत कौमी खजाने के जरिए इंतखाबात जो है लूटने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ तो पीटीआई मुश्किल में है, चेयरमैन पीटीआई पर इंतखाबात मजीद पुख्ता हो रहे हैं, दूसरी जानब पीटीआई आखिरी हाथ पांव मारने की भरपूर कोशिश कर रही है और जो मौजूदा हुकूमत है इसको मजीद मुतनाज़ बनाने की कोशिश करती है। तो क्या समझते हैं पीटीआई इसमें कितनी कामयाब हो सकती है? देखिए, अब मामला तो पीटीआई का मुतालबा था इलेक्शन, अब इलेक्शन की तरफ हुकूमत जा रही है। ठीक है, इलेक्शन की तरफ तमाम स्टेक होल्डर्स पे अब उनका फैसला भी आ चुका है। असेंबलियां पहल कब होंगी ये भी बता चुके हैं। मुल्क भर में एक ही वक्त पे इलेक्शन होना है ये भी बता चुके हैं। और मामला ये है कि अब तो इलेक्शन की तरफ, और यही इनका मेन मुतालबा था। तो उससे पहले तो इलेक्शन, ये जो इनकी गलत, इनकी हिकमत अमली गलत थी,
देखिए असेंबली तोड़ने के लिए कोई जवाब होना चाहिए। बिल्कुल। आपने अगर जिंद और अना में आगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील की तो उसके अंदर आपकी जिद और अना शामिल थी और आपको उस वक्त चौधरी परवेज अली साहब कहते रहे। कल साहब भुगत भी तो रही है तहरीक इंसाफ, अपनी जिद और अना की सजा अभी तक भुगत रही है। हाँ देखिए वो उन्होंने क्या तो बात तो उसमें बड़ी अहम बात है, उन्होंने वो कहते रहे, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी वगैरह जो लोग आपको मशवरा दे रहे थे उस वक्त के असेंबलियां तहलील कर दो, वो लोग तो छोड़ गए उनको, लेकिन चौधरी परवेज अली साहब तो आज भी उनके साथ खड़े हैं, डटे हुए हैं। लेकिन जो कह रहे थे असेंबलियां तहलील करो, और चौधरी परवेज अली साहब ने बता दिया था कि अगर आप असेंबलियां तहलील करेंगे, उन्होंने ये भी बता दिया था कि वज़ीर आला बनेगा मोहसिन नकवी, और फिर वो जो इंतकामी कार्रवाई को भी उन्होंने बता दिया था, और ये भी बता दिया था कि इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन जो है पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जो सियासी जो हमारी तारीख है या हमारे जो हालात वाकयात है, एक ही वक्त के अंदर मुल्क में इलेक्शन हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि 2 सूबों में अलहदा इलेक्शन हो, 2 सूबों और वफाक में अलहदा इलेक्शन होंगे, तो ये हर दफा फिर अलहदा कराने पड़ेंगे। बिल्कुल खैल साहब, बिल्कुल इस हवाले से परवेज इलाही साहब ने जो है मुर्द इल्ज़ाम भी ठहराया था फवाद चौधरी साहब को कि अगर वो थोड़ी सी लेट गिरफ्तारी देते तो ये हालात पैदा ना होते। बहरहाल वो कोर्ट तो उनकी मैं बातें नहीं दोहरा सकता। खैल साहब, यहाँ पर हमारे पास एक पैकेज मौजूद है PTI की मौजूदा सूरत हाल पर, हम देख लेते हैं उसमें द राइज एंड फॉल। सियासी मैदान में धुआंधार बैटिंग के बाद अब कप्तान टिकटॉक पर, सियासी मुखालफिन भी कप्तान के सोशल मीडिया पर बैटिंग देखकर दंग रह गए। बात तो है भाई, आवाम के दिलों में तो वो है, लेकिन सवाल तो ये है क्या दिल का बादशाह मुल्क का बादशाह बन पाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर जो हमारे दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं कि 90 दिन आखिरी हद है या 70 दिनों में भी हो सकते हैं। अजीब थ्योरी है। खल साहब आपसे बात करेंगे इस हवाले से कि 90 दिन आखिरी हद है लेकिन इलेक्शन 60 या 70 दिन में हो सकते हैं। तो एक तरफ तो बातें हो रही हैं वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो फिर तो 90 दिन तक जाएगा, लेकिन अगर वो वक्त कंप्लीट करती है मौजूदा हुकूमत तो फिर तो 60 दिन में नज़र आता है। स्ट्रेटजी क्या है जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ क्या देखते हैं आप? देखिए अगर राना सनाउल्लाह साहब की बात मान ली जाए, आइन और कानून की बात मान ली जाए, तो फिर पहले असेंबली तहलील क्यों 2-3 दिन कर रहे हैं? 2 या 4 दिन पहले असेंबली तहलील करने का मकसद यही है कि ताकि केयरटेकर सेटअप जो है एज पर लॉ, एज पर आइन और कानून की अगर असेंबली वक्त से पहले तहलील होंगी बलूचिस्तान और सिंध और कौमी असेंबली, तो देन फिर 90 दिन के लिए केयरटेकर सेटअप आएगा कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। और अगर अपनी आईनी मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे तक असेंबलियां तहरीर होती हैं तो देन फिर 60 दिन के लिए केयरटेकर सेटअप आएगा। अब राना सनाउल्लाह साहब बीच में एक दरमियानी जो कहानी सुना रहे हैं कि जी वो 80-70 दिन भी हो सकते हैं, 60 दिन भी हो सकते हैं, तो फिर आप पहले 2 दिन तो तोड़ रहे हैं असेंबलियां ना तहरीर करें, तो जाहिर बात है फिर 60 दिन के हमें भी पता है, इसमें तो किसी को कोई शक वाली बात नहीं है। 60 दिन का मतलब ये होता है कि 60 दिन के अंदर बेशक 30 दिन में भी आप करा सकते हैं, और 90 दिन का मतलब ये होता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने कराने हैं, वो आप 89 डेज में भी करा सकते हैं और वो आप 15 दिन में भी करा सकते हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखना है कि कितने उसके इंतजाम हैं और उस हिसाब से, क्योंकि आईनी मुद्दत जब पूरी होती है तो इलेक्शन कमीशन को पहले से पता होता है कि 12 अगस्त के बाद 60 दिन में हमने इलेक्शन कराने हैं, लेकिन उससे पहले अगर असेंबली तहलील की जाएगी तो चूंकि उन्होंने 12 अगस्त के हिसाब से माइंड बनाया होता है, वो अरेंजमेंट किए होते हैं, तो इसलिए उनको 30 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो ये इसलिए कानून और आइन के अंदर ये चीज रखी गई है प्रोविजन। ठीक है। कल साहब यहाँ पर एक और भी इसी चीज़ के साथ मैं लिंक करना चाहूँगा राना सनाउल्लाह साहब के बयान के साथ। जो केयरटेकर वज़ीर आज़म आएंगे, जो उस गवर्नमेंट जो आएगी केयरटेकर, कल साहब उसमें ये भी चीज़ है कि कहा जा रहा है कि ये PGM के या इस हुकूमत के फ़ैसले में नहीं है, वो कहीं और से फ़ैसले हो सकते हैं केयरटेकर PM के। तो क्या समझते हैं शायद उस खौफ से शायद कि केयरटेकर जो गवर्नमेंट है वो 6 माह तक ना चली जाए, क्योंकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो 6 माह की केयरटेकर गवर्नमेंट से डर भी है शायद इनको, क्या समझते हैं आप? देखिए 2-3 चीजें हैं। केयरटेकर जो गवर्नमेंट है वो कितनी देर के लिए होगी? 90 दिन के लिए होगी, यानी 3 माह के लिए होगी, 4 माह के लिए होगी, 6 माह के लिए होगी, 8 माह के लिए होगी, साल के लिए होगी, 1.5 साल के लिए होगी, ये किसी को कोई पता नहीं है। ठीक है, मैं भी ऐसे कह दूं, और ये डिपेंड करता है हालातों वाक़यात के ऊपर, मुल्क के मारूजी हालात, मुल्क के जो माशी हालात और मुल्क के ऊपर जो आपको
IMF ने 9 माह के जो डिजाइन किया है, जो आपको बेल आउट पैकेज दिया है 9 माह के लिए, 1 माह से भी अभी कम अरसा गुजरा है। 9 माह के लिए तो ये सेटअप चलता मुझे नजर आएगा। उससे पहले इलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखिए अब जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, इस चीज से खौफजदा नवाज शरीफ आ नहीं रहे। केयर टेकर सेटअप के लिए 2-3 नाम जो है ना बहुत ज्यादा फेवरेट इस वक्त, मैं चूंकि विशारे इक़्तिदार में हूँ और मैं जो चीजें देख रहा हूँ करीब से, एक तो ये है कि हफीज शेख साहब, एक रजा बाकिर साहब। रजा बाकिर साहब गवर्नर स्टेट बैंक है और हफीज शेख साहब साबिक कई दफा वजीर खजाना रह चुके हैं और वो पॉलिटिशियन भी हैं, टेक्नोक्रेट भी हैं, मुआशराती भी हैं। और रजा बाकिर साहब ने पिछले दिनों एक तकरीर की थी और उस तकरीर के अंदर जारी बात है उन्होंने भी बहुत सारे वे फॉरवर्ड बताए थे और उनकी अपनी भी एक एक्सपर्टीज है। अब मामला ये है कि टाई क्या फड्डा क्या है, फड्डा ये है कि हफीज शेख साहब जो है वो रजा बाकिर साहब के नीचे काम करने के लिए तैयार नहीं है। उनको ये ऑप्शन भी दी गई है कि आप वजीर खजाना बन जाए। उन्होंने कहा जी मैं वजीर खजाना क्यों बनूं, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं उनसे मेरा ज्यादा प्रोफाइल है बड़ा, तो लिहाजा मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और रजा बाकिर साहब को आप कायल करें कि वो वजीर खजाना बने। उसके साथ साथ आगे वजीर दाखिला और बाकी जो कैबिनेट है। मसला ये है कि ये जो चीजें हो रही, अब इसके एक तरफ तो ये कहानी चल रही है, चोरी चल रही है या इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, मुल्क को मुआशी बुहरान से निकालने का जो फार्मूला है उसके ऊपर काम हो रहा है। दूसरा फार्मूला ये है कि जो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है वो ये चाहते हैं कि कोई पॉलिटिशियन आए। पॉलिटिशियन अगर आता है तो उनको ये है कि वो बेबी अगर ये टेक्नोक्रेट आ गए तो ये सेटअप कहीं लंबा ना हो जाए, ये आगे एक्सटेंड ना करता जाए और इलेक्शन मामला जो ताखीर का शिकार ना हो जाए। तो नाजा उसके लिए दो तरफा डर यहाँ पर मौजूद है। कल साहब यहाँ पे दो तरफा डर मौजूद है। गुज़श्ता दिन आपने मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बात की, दिलचस्प खबर आपने कहा कि वो चेक करने की कोशिश कर रही है कि क्या सिचुएशन है ग्राउंड की, नौजवान कितने हैं वो हाथ खड़ा करें, बूढ़े कितने। तो उस हवाले से वो शॉट हमारे पास मौजूद है, पहले नाज़रीन को वो दिखा लें। आप में से तो ज्यादा तादाद नौजवानों की है माशाल्लाह। जावेद अली शाह साहब कह रहे हैं हाथ खड़ा कराएं, जो 25 साल से कम उम्र है वो हाथ खड़ा करें। नहीं, ये बंद करें अभी। अच्छा सच चीटिंग नहीं करनी, छोटा नहीं बनना, जो 25 साल के वो जरा हाथ खड़ा करें। चलो जो जरा 35 साल के लगभग है वो हाथ खड़ा करें और 40 साल से ऊपर कौन कौन है वो भी हाथ खड़ा करें। भाई 25 पे भी हाथ खड़े, 35 पे भी खड़े, 40 पे भी खड़े हैं, लेकिन मुझे ज्यादा तादाद नौजवानों की नजर आ रही है। जी नाज़रीन, आपने भी देखा कल साहब 35 साल वाले भी हाथ बुलंद करें, 40 साल वाले भी, 60 साल वाले भी। ये ग्राउंड पर किस तरह की ऐसे मालूम हो सकती है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए ये आप जलसा देखें कि 30 जून 2023 के बाद का जलसा है। जो हमने कल एकादोशुमार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दिखाए थे, शेयर किए थे नाज़रीन से, वो 30 जून 2023 को जारी हुए थे। उन आदादोशुमार के मुताबिक 12.5 करोड़ से ज्यादा यानी 12 करोड़ 60 लाख जो वोटर थे, उनमें से तकरीबन 8.5 करोड़ जो वोटर थे वो यानी 45 साल तक थे। तो अब मसला ये है, और 35 साल के जो वोटर है उनकी तादाद 3.5 करोड़ से अब तक तकरीबन 4 करोड़ तक वो पहुंच चुकी है। तो मामला ये है, इसलिए उनको ये अदराक था कि ये जो यूथ है या 35 साल वाला जो फिगर है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर एज वाइज जो हमने बताया भी था कि उसके अंदर उसको सेग्रीगेट भी किया गया था कि यानी 18 से 25 साल के कितने हैं, 26 से 35 साल के कितने हैं, और फिर 26 से यहाँ पर हमारे पास अता तरड़ साहब का एक शॉट मौजूद है यूथ के हवाले से, मेरे ख्याल में वो भी साथ सुन लेते हैं, फिर दोबारा इस पर बात करते हैं। तरक्की की मनाजिल पर ले जाने के लिए, मुल्क के लिए जो तरक्की के इंडिकेटर्स होते हैं उसमें यूथ जो है, नौजवान, वो बहुत बड़ी फोर्स हैं। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने आपकी शक्ल में एक नेमत से नवाजा है कि जो हमारा लेटेस्ट अभी सेंसस हुआ है, जिसको मर्दमशुमारी कहते हैं, 70% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज यूथ। 70%। वो मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर करता हूं कि पाकिस्तान को ये नेमत मिली है जिस कौम के पूरी आबादी का 70% नौजवान हो। आप यकीन माने अगर नेक नीति से चलें तो उस कौम को, उस मुल्क को तरक्की करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती।
जिस तरह से नाजरीन ने सुनी, खल साहब इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर MKM ने जिस तरह से मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कमेटी बना दी गई है, तो क्या समझते हैं खल साहब कि क्या वज़ीर आज़म साहब और MKM के दरमियान जो ये कमेटी बनाई गई है, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये दूर करा सकेगी? देखिए, कोई भी मामला जब किसी पर मट्टी डालनी हो ना तो उसके लिए बेहतरीन उसका सोल्यूशन होता है कमेटी बना दो। तो कमेटी खेलते रहे। जो मामला ये है कि MKM की जो जैसर आया, ये जो बयान जारी हुए हैं कि वो तो मुबारकबादें देते फिरे हैं कि जनाब IMF की मुबारकबाद, कराची के मनसूबों को तरजीह बुनियादों पर उसको देखभाल करने की उसकी मुबारकबाद, वो तो मुबारकबादें देने गए थे। वो लग नहीं रहा था कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करते थे। जो चीजें खबरें बाहर आ रही है, बहरहाल वज़ीर आज़म साहब, आपको पता है वहाँ पे खल साहब, आप सादा अल्फाज में ये कहना चाहते हैं कि ये कमेटी खेलते रहेंगे लेकिन असल कमेटी किसी की नहीं निकलेगी? हाँ, वो तो एक बात अपनी जगह पे है, लेकिन वहाँ पे देखे ना कि उसमें एक तो ख्वाजा साद रफीक थे गालबन, और दूसरे वज़ीर इक़्तिसादी अमूर जो है सरदार रियाज सादिक थे, फिर कामरान टिसोरी थे, MKM के फरूख स्टार थे, और खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, अमीन जो उनके मिनिस्टर है वो थे, और भी कुछ उनके लोग थे। और जो वज़ीर आज़म से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया मरदमशुमारी के हवाले से, पुरानी मरदमशुमारी के हवाले से। वज़ीर आज़म ने ये तो वहाँ पे कहा है कि पुरानी मरदमशुमारी पे हमने ये नहीं कहा कि उस पर इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे और नई हल्का बंदियों के बाद। लेकिन खल साहब, यहाँ पर तमाम सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहत के लिए तरमीम पर मुत्फिक हैं, लेकिन दूसरी जानिब डेट के हवाले से जो असम्बलियाँ तहलील होने वाले से वो भी अभी तक कोई बयानबाजी मरीन औरंगजेब ने जैसे तरदीद कर दी, तो कहीं मुत्फिक हैं तो कहीं तरदीद की जाती है, कहीं पे मुखालफत की जाती है। ये क्या सूरत हाल है? इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, सारे मुत्फिक हैं, और आप तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। बयान सारों के आ चुके हैं और उसके अंदर मैं नहीं समझा कि कोई उसके अंदर कोई डिफरेंस है। दूसरी बात, जो आपने इंतखाबी इस्लाहात की बात की, अब देखिए पाकिस्तान की तकदीर के फैसले हो रहे हैं, अवाम के हवाले से इंतखाबी इस्लाहात के फैसले हो रहे हैं, और उस हवाले से इन कैमरा मीटिंग्स हो रही हैं। यानी बंद कमरों के अंदर मीटिंग, बंद कमरों के अंदर अवाम के फैसले, अवाम की किस्मत के, तकदीर के फैसले किए जा रहे हैं। अभी तक उसको पब्लिक किया जाना है। अब उस हवाले से डिफरेंट सेशंस हुए हैं, और उसके अंदर एक तो ये कहा गया है कि जो वोटर यानी पोलिंग जो एजेंट होंगे उनको अलाउ होगा कैमरा वाला फोन के, ताकि वो एक्टिविटी अगर हो तो वो उसको रिपोर्ट कर सके। दूसरा, वहाँ पे जो पोलिंग का जो अमला होगा उनके पास भी जो डिजिटल उनके जो गैजेट्स वगैरह होंगे, ताकि बर वक्त अपने वो प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग ऑफिसर को रिजल्ट जो है वो भिजवा सके, और अगर वो ताखीर करते हैं तो उस पर उनके खिलाफ जवाबतलबी भी होगी। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है शामिल की गई हैं नए हवाले से, इसके हवाले से। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर तो सारों का इत्तेफाक है। अब अपोजिशन तो डम्मी है, उसके अलावा जो अपोजिशन है नहीं, जो भी बनाएंगे जारी बात है वो चीजें पास हो जाएंगी। लेकिन खल साहब, यहाँ पर एक और भी डिस्कस करेंगे, जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा मुस्लिम लीग नून के ग्राउंड पर बात करती हैं, वो सारी सूरत हाल पर देखती हैं, तो उन्होंने कहती हैं कि मुस्लिम लीग दोबारा कम बैक करेगी, पंजाब के अंदर अपनी जगह बनाएगी। उनका एक शॉर्ट हमारे पास मौजूद है, पहले वो सुन लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खल साहब, यहाँ पर MKM पाकिस्तान के वफद की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, और पाकिस्तान के वफद की जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल हो गई, निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए नाम भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। खल साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताया नहीं कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से या सेटअप के हवाले से ये आपस में मुशावरत जारी है, लेकिन ये वो ऐसे ही फॉर्मेलिटीज हो रही है। किसने बनना है ना तो वो अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पता है, और ना ही अपोजिशन लीडर को पता है। अब किसको पता है कब बनना है, कब ये फैसला होना है, कितनी देर के लिए केयरटेकर सेटअप आना है। इनका जितना काम है, ये अपनी तनख्वाह जो है, जितनी तनख्वाह पे जिन्होंने काम करना था वो इनकी अब नौकरी होने वाली है खत्म। अब इनका इतना काम है, उसके बाद आगे क्या होगा वो लग नहीं रहा कि इनके फैसले इनके मुताबिक आगे चलेंगे सारी। ठीक है, इनको ऑन बोर्ड लिया जाता है, नहीं लिया जाता, लेकिन मुल्क के मसीद मफाद की खातिर फैसले किए जाएंगे। और केयरटेकर सेटअप जो है उसका बुनियादी जो मकसद होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान को जो मुआशी बहरान है ना, उस हवाले से कुछ जितने माह भी वो रहे, ताकि पाकिस्तान पे जो एक क्राइसिस से गुजर रहा है और डिफॉल्ट के दाने पे पहुंचा हुआ है,
वो उससे निकालने में वो काम कर सके। बाकी तो उनके पास कोई मैंडेट होता नहीं है, ना तो वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं और ना ही कोई उनके पास कोई पब्लिक का मैंडेट होता है। जानब से साबिक वज़ीर बलूचिस्तान डॉक्टर मोहम्मद मालिक और इस तरह के और नाम भी सामने आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस तरीके से कश्मीर पॉलिटिशियन आ जाए। इनका जो खर्चा ये है कि टेक्नोक्रेट सेटअप या टेक्नोक्रेट किसी की वजह से मे भी चला जाए। निगरान वज़ीर आज़म के लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो गई या सीनियर सियासतदान का नाम हो सकता है। ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कहते हैं, जिस तरह से आपने तो बात की कि ये चाहते हैं कि सियासतदान ना हो ताकि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये तूल ना पकड़ दी जाए, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब तो कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या सीनियर सियासतदान हो सकता है। अगर ब्यूरोक्रेट की बात करें तो फिर इनके लिए ब्यूरोक्रेट जो है ना वो तो सूट इनको करेंगे, नासिर कोसा इनको सूट करेगा, इनको फवाद को सूट करेगा, इनको आज बीमा सूट करेगा और यकीनन उनके पास अरबों रुपए के नैब के केसेस भी थे और उसके बाद उनको बड़े बड़े विरोधे भी दे दिए गए, बाद में क्लीन चिट्टे भी मिल गए। तो उनको अगर आप वज़ारत उज़्मा का मनसब अगर देना चाहते हैं तो पहले आपने उनके ऊपर बहुत नवाज़ियात की है। तो इसी के साथ कौमी असम्बली का आखिरी इजलास कल शाम 5 बजे तलब करने का फैसला कर लिया गया। तो देखते हैं कल 5 बजे क्या ये गुत्थी सुलझती है, आखिरी इजलास में क्या चीज़ें तय पति। कल साहब यहाँ पर हमारे पास एक पैकेज मौजूद है, पहले वो देख लेते हैं, द लेगेसी ऑफ नवाज। मरियम नवाज की खामोशी है या बड़ा प्लान आ रहा है? मियां साहब भी चुप साध गए हैं। मीटिंग्स तो हो रही हैं पर कोई बड़ा बयान नहीं आ रहा। सवाल तो बहुत हैं। कुछ तो कहते हैं कि नून चीन में दरार है, लेकिन फिलहाल तो सियासत गर्म होने के बावजूद खामोश हो गई है। हसीन पैकेज आपने देखा। कल साहब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम के लिए सबसे कड़ी शर्त रख दी गई है, तो क्या इस पर आपकी तफसीलात मौजूद हैं? क्या कड़ी शर्त हो सकती है? IMF के वाले से बात अगर कर रहे हैं तो IMF की जो शराइत है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि अब IMF जो है वो हमें कह रहे हैं कि आप एक तो ये है कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का जो रेट है उसके अंदर 1.25 यानी 1.25% से ज्यादा उसके अंदर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों में या पिछले हफ्तों में आपने देखा था कि 30 रुपए तक भी जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट में फर्क था। इसके साथ साथ और बहुत सारी ये भी तो है ना कि पाकिस्तान की मौसमी तरक्की की शरह बदतरीन होती जा रही है, आम आदमी पर बोझ मजीद बढ़ता जा रहा है। वो तो हो रहा है, उसके साथ साथ और भी चीजें मतलब पाबंदियां जो गैस कहते हैं महंगी करें, बिजली महंगी करें मजीद, और साथ उसके अलावा एक और शर्त रख दी है टास्क फोर्स जो अभी बनाई जा रही है, जो तकरीबन ऑलमोस्ट बन चुकी है, जिसमें वज़ीर कानून साहब जो है वो उसके कन्वीनर होंगे और उसके अंदर नैब, FBR और एंटी करप्शन के दीगर जो इदारे हैं, तो IMF के इंसदादे बदउनवानी जो प्रोग्राम है उसके तहत यानी उनको भी अब पता चल गया है सारी दुनिया को कि पाकिस्तान के अंदर जो पैसा हम देते हैं तो अरबों डॉलर हम देते हैं वो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की रियासत जो है उसकी बजाय ये जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे होते हैं ब्यूरोक्रेट्स या जो हुक्मरान है, रूलिंग एलीट जो शराफी है, ये उन पैसों को फिल्ट्रेट करती है और कैपिटल फ्लाइट के लिए वो डॉलर जो है मुल्क से बाहर निकाल लेती है, अपनी जेबों में डाल लेती है। कल साहब डॉलर की आपने बात की, जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब के दौर पे डॉलर की स्मगलिंग का काफ़ी केसेस रहे, तो इस वजह से आप भी कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है, तो भुट्टो जिंदा है तो भुट्टो किस पोजीशन में है इस वक्त आइंदा इलेक्शन में? तो क्या फिर से दोबारा आकर डॉलर की स्मगलिंग का कारोबार शुरू हो जाएगा? क्या ग्राउंड रियलिटी देखते हैं पीपल्स पार्टी की इस वक्त? देखिए वो तो चीजें बात की है, लेकिन मैं तो अभी IMF के वाले से बता दूं कि उन्होंने जो इनके ऊपर अब शिकंजा कसा है, उन्होंने ये कहा है कि जो 17 ग्रेड से लेकर 5 ग्रेड तक तमाम ब्यूरोक्रेट, वफाकी कबीना और इनके जो तमाम जो अकाउंट्स हैं या इनके एसेट्स हैं उनका रसाई FBR को दी जाए ताकि जो नैब और एंटी करप्शन के दीगर जो इदारे हैं उनको मजबूत किया जा सके। ये IMF ने अब ये पता चल गया है कि ये पैसा जो हमारा भेजते हैं पाकिस्तान के लिए ये पैसा फिल्टर होता है और ये इनकी जेबों में चला जाता है। ठीक है, जेबों में पैसा चला जाता है। कल साहब ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो हमारे पास यहाँ पर एक रिपोर्ट मौजूद है द लेगेसी ऑफ भुट्टो, मेरे ख्याल में पहले वो देख लेते हैं।
जरदारी के बिलावल हाउस में डेरे, तीर पे तीर चल रहा है, विकेट पे विकेट गिर रही है, सियासत का शातर हर तरफ छक्के लगा रहा है। आसवा को बीबी की मसनद पर बिठाने की मुकम्मल तैयारी और बिलावल के हाथों अवाम की तकदीर की कहानी। अब देखते हैं कहानी का इख्तिताम क्या होगा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन पाकिस्तानियों के हालात जो कोई भी मसले इक़्तिदार पर अगर बैठता है तो कोई भी पाकिस्तान के हालात की बात नहीं करता, पाकिस्तानियों के हालात की बात नहीं करता। मुस्लिम लीग नून मसले इक़्तिदार पर बैठती है, पीपल्स पार्टी मसले इक़्तिदार पर बैठती है। इक़्तिदार की जंग है, इक़्तिदार की जंग के लिए ज़ाती हमले भी कर रहे हैं, इक़्तिदार की जंग के लिए एक दूसरे का चेहरे से नकाब उतार रहे हैं, लेकिन कौम के लिए एक फ़ायदा भी है। चेहरों से नकाब उतरते हैं तो कौम के सामने असल चेहरे भी नुमाया होना शुरू हो चुके हैं और आइंदा इलेक्शन इन चेहरों को पहचानेगा। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान का नौजवान बाहर निकलेगा, वोट कास्ट करेगा और उन चेहरों को पहचान कर वोट कास्ट करेगा और आइंदा इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर के लिए बेहतरीन साबित होने जा रहा है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम तरीन साबित होने जा रहा है। इसी अज़म के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि नौजवान पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद और असद खल को दे इजाज़त। अल्लाह ने के पास।